हमारे बीच में हमारे अतिथि श्री गोविंद जी पारीक साहब पधार चुके हैं। मैं उनको आमंत्रित करूंगी वो मंच पर पधारें। इतिहास साक्षी है कि किसी राष्ट्र का गौरव तभी जागृत रहता है जब वो अपने स्वाभिमान और बलिदान की परंपरा को अगली पीढ़ी को भी सिखाता है, संस्कारित करता है, उन्हें इसके लिए निरंतर प्रेरित करता है कि किस राष्ट्र का भविष्य तब उज्जवल होता है जब वो अपने अतीत के अनुभव और विरासत के गर्व से पल पल जुड़ा रहता है। फिर भारत के पास तो गर्व करने के लिए अथाह भंडार है, समृद्ध इतिहास है, चेतनामय सांस्कृतिक विरासत है। इसीलिए आज़ादी के 75वें साल का ये अवसर एक अमृत की तरह वर्तमान पीढ़ी को प्राप्त होगा। एक ऐसा अमृत जो हमें प्रतिपल देश के लिए जीने, देश के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करेगा। इसी विषय पर आज हमें अपना अनुभव शेयर करने के साथ स्वतंत्रता आंदोलन और युवा हमारे बीच मौजूद हैं श्रीमान गोविंद जी पारीक साहब। इससे पहले कि मैं उनको आमंत्रित करूं, मैं अनुरोध करूंगी श्रीमान झाला साहब वो आए और अतिथि का सम्मान करें। निदेशक श्रीमान झाला साहब उस राजस्थान संस्कृत अकादमी की तरफ से क्योंकि मंत्री जी भी आ रहे हैं, उनका मैसेज आ रहे हैं? हाँ मंत्री, तो आप संयुक्त व्यास जी को भी आ दो साथ में। हाँ साथ में। जी सर, कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों? हमारे बीच में मीडिया और सोशल मीडिया और युवा इस विषय पे जो जानकारी देंगे उसके लिए श्रीमान यशवंत जी व्यास साहब भी पधार चुके हैं। मैं अनुरोध करूंगी श्रीमान संजय जी झाला साहब वो आए और हमारे अतिथियों का स्वागत करें। मैं प्रियंका जी से अनुरोध करूंगी। अतिथि देवो भव, ये भारत की परंपरा है और अतिथि के सत्कार के बिना हर कार्यक्रम अधूरा है। हमारे बीच में श्रीमान यशवंत जी भी मौजूद हैं, हम उनका भी स्वागत करना चाहेंगे। अंग्रेजों की धरती पर रह के और उनके नाक के नीचे रह के जीवन की आखिरी सांस तक स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, लेकिन अपना सर्वस्व इस देश के लिए न्यौछावर कर दिया। लेकिन कई दशकों तक हम उनको पहचान भी नहीं पाए और जान भी नहीं पाए। देश के कोने कोने से कितने ही दलित, आदिवासी, महिलाएं और युवा जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में असंख्य तप और त्याग किए, हम जानते भी नहीं ऐसे नौजवानों को जिन्होंने अपना सर्वस्व इस भारत भूमि पर समर्पित कर दिया। अपनी वीरता और पराक्रम से लगातार विदेशी हुकूमत को घुटनों पर लाने का काम किया। इन्हीं बातों को बताने कि युवा शक्ति का स्वतंत्रता आंदोलन में कितना महत्वपूर्ण योगदान रहा है और ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जिनको हम जानते नहीं, इस बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे बीच में पधारे हैं श्री गोविंद जी पारीक साहब। वो मंच पर आए उससे पहले मैं उनका संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगी। बहुमुखी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तथा प्रतिभा के धनी राजस्थान जनसंपर्क विभाग के अतिरिक्त निदेशक गोविंद नारायण जी पारीक कला, संस्कृति, साहित्य एवं शिक्षा विभिन्न क्षेत्रों में निष्णात विद्वान है।
अर्थशास्त्र आचार्य की उपाधि के साथ साथ जर्मन भाषा, जनसंचार, योग, व्यावसायिक प्रशासन जैसे भिन्न भिन्न विषयों में आचार्य की योग्यता रखते हैं। आपने समग्र चिकित्सा जैसे विलक्षण विषय पर श्रीलंका के अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। जिस प्रकार आपका शैक्षणिक परिचय बहुआयामी रहा है, उसी प्रकार कार्यकाल एवं कार्य क्षेत्र भी बहुविधिक बहुआयामी रहा है। आप प्रशासनिक अधिकारी के रूप में राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों से जुड़े रहे हैं। साथ ही आकाशवाणी दूरदर्शन केंद्र के सह प्रबंधक के रूप में कार्य कर चुके हैं। आपने अर्थशास्त्र के व्याख्याता के रूप में भी अपनी सेवाएं दी हैं। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में आपके हजारों आलेख प्रकाशित हो चुके हैं। साथ ही नाटकों, एकांकी एवं प्रकरणों के लिए आपने लेखन एवं निर्माण के कार्य भी किए हैं। आपको हम हमारे बीच पाकर अत्यंत गौरवान्वित महसूस करते हैं। श्रीमान गोविंद जी पारीक साहब। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार मैडम आपका। आपने बहुत विस्तार से और अच्छे से अपना परिचय दे दिया। सबसे पहले तो आज के इस आयोजन के लिए मैं राजस्थान संस्कृत एकेडमी का और संस्कृत एकेडमी के साथ जितनी भी राजस्थान की एकेडमी जिसके साथ जुड़ी हुई है उनका, और इस करुणा संस्था जो आज इसके साथ में एसोसिएटेड है, उनको अपनी तरफ से साधुवाद व्यक्त करता हूं कि आपने एक अच्छा आयोजन किया। बच्चों में संस्कार और हमारी संस्कृति के बारे में उनको जागरूक करने के लिए, उनको एक जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए ये एक आपकी अभिनव पहल निश्चित रूप से प्रशंसनीय है, सराहनीय है। और मैं चाहूँगा कि एक बार करतल ध्वनि के साथ हम आज के इस आयोजन के लिए इनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें। मुझे खुशी है कि आज हमारे साथ में देश के विख्यात पत्रकार यशवंत व्यास जी भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। आपने ललिता जी को बहुत विस्तार के साथ सुना। कौशलेंद्र जी यहाँ बैठे हुए हैं जो संस्कार और संस्कृति के पर्याय हैं अपनी दृष्टि से एक तरह से। संजय झाला जी ने जितना अच्छे संस्कृत एकेडमी में रहते हुए जितने अच्छे आयोजन यहाँ पर किए हैं, वो न केवल इस एकेडमी की गतिविधियों को और समृद्ध कर रहे हैं, बल्कि आज के इस आयोजन को देखते हुए तो लग रहा है कि वो आयोजन केवल एक पूर्ति के लिए, किसी उद्देश्य की, छोटे मोटे उद्देश्य की पूर्ति के लिए नहीं है, बल्कि एक गंभीर उद्देश्य की पूर्ति के लिए है। जब आज हमारी भावी पीढ़ी यहाँ बैठ कर के संस्कृति और संस्कार की बात कर रही है। हम सब जानते हैं कि भारतीय संस्कृति विश्व की सबसे श्रेष्ठ और सबसे प्राचीन, सबसे वैभवशाली, सबसे समृद्ध, सबसे विशाल संस्कृति मानी जाती है। जितने बच्चे बैठे हुए हैं उन सबको भी इस बात का एहसास भी होता है कि जब आज हम ग्लोबल वर्ल्ड में जी रहे हैं, एक ग्लोबल विलेज में जी रहे हैं, हमको पूरी दुनिया के बारे में जानकारी है। और कई बार आप देखते हो कि विकसित राष्ट्रों को देखते हुए हमें लगता है कि वो लोग बहुत ज़्यादा विकसित हैं, लेकिन आप लोगों को इस बात का भी एहसास होता है कि विकसित राष्ट्र भी हमारी संस्कृति की आज भी प्रशंसा करते हैं और आज भी वो हमारी संस्कृति को अपनाने की तरफ अब अग्रसर होते जा रहे हैं। वो अलग बात है कि आज हम उनसे प्रभावित होकर के हम उनकी संस्कृति की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारी संस्कृति और हमारी संस्कृति का आधार हमारे संस्कार हैं। हमारे अच्छे संस्कार रहे, इसके कारण ही हम हमारी संस्कृति को इतना समृद्ध और इतना विशाल बनाए रख सके, इसको अक्षुण्य बनाए रख सके। मेरा विषय आज संस्कृति और संस्कार नहीं है, लेकिन मैं उसके ऊपर छोटा मोटा इसलिए जोड़ना चाहता हूँ इसको संस्कार और संस्कृति से कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। आप सब जानते हो ना इस बात को कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्यों कहा जाता था भारत को सोने की चिड़िया? बताओगे आप लोगों में से कोई? एक वेल्दी नेशन। तो वेल्दी नेशन क्यों था भाई? हम क्यों थे हम वेल्दी नेशन? हम संपन्न थे, बहुत संपन्न थे, सोने की चिड़िया कहलाते थे। इन्होंने एक वाक्य, एक महत्वपूर्ण पक्ष को उजागर किया कि हमारे यहाँ रिसोर्सेज खूब सारे थे, बहुत सारे आर्थिक संसाधन थे। आर्थिक संसाधन का मतलब है कि हमारे यहाँ बहुत सारे मिनरल्स थे, माइनिंग थी, मिनरल्स थे, हमारे यहाँ बहुत अच्छी खेती के लिए अच्छी उपजाऊ जमीन थी। ये तो एक पक्ष है, लेकिन दूसरा पक्ष उसका उतना ही महत्वपूर्ण है कि हमारी संस्कृति बहुत समृद्ध थी। उस समृद्ध संस्कृति को पढ़ने के लिए आप सब लोगों ने नालंदा, तक्षशिला, इन विश्वविद्यालयों के नाम पढ़े होंगे जरूर। ये क्यों प्रसिद्ध थे? यहाँ पूरी दुनिया के लोग अपना रिसर्च करने के लिए आते थे
भारतीय संस्कृति का आधार वेदों को मानते हैं। आपने भी पढ़ा भी होगा कि वेद भारतीय संस्कृति का आधार है। और वेदों के बारे में ये भी कहा जाता है कि वेद किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं लिखे गए, बल्कि ये एक तरह से ईश्वरीय ज्ञान है जो उन्होंने ऋषि महर्षियों को दिया। और जब प्रकाशन भी नहीं होता था, लेखनी का आविष्कार भी नहीं हुआ था, तब इसको श्रुति भाव से सुनते गए और सुनने के बाद उसको आगे बढ़ाते गए और वो ज्ञान बहुत समृद्ध होता गया। आज आपको ये जानकर खुशी होगी कि आज भी वेदों की ऋचाओं पर नासा जैसी संस्थाएं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व की सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक संस्थाएं उसके ऊपर रिसर्च कर रही है। और रिसर्च करने के बाद में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आज का विज्ञान नहीं खोज पाया है, उन वेदों में मौजूद है। तो हमें जो सोने की चिड़िया केवल आर्थिक संसाधन के कारण ही नहीं कहते थे, बल्कि हम आध्यात्मिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, संस्कारों की दृष्टि से भी श्रेष्ठ थे। और सबसे बड़ी बात थी कि हम राष्ट्र प्रेम की दृष्टि से भी श्रेष्ठ थे। राष्ट्रीयता की भावना, आपने चाणक्य को पढ़ा होगा, नंद वंश का शासन के बाद मौर्य वंश का शासन आया, और मौर्य के बाद आपने ये भी पढ़ा होगा कि यूनानी आक्रमण कर रहे थे, और उस यूनानी आक्रमणों से बचने के लिए आचार्य चाणक्य ने मौर्य वंश को स्ट्रॉन्ग किया। और आपने चाणक्य सीरियल भी कई लोगों ने देखा होगा, उस सीरियल में भी राष्ट्रीयता की बात की गई कि हम जितना मजबूत राष्ट्र के रूप में अपने आप को मजबूत बनाएं, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार रहें। तो वो परिवेश था हमारा, यह हमारी संपन्न सांस्कृतिक विरासत थी, हमारी चेतनामय सांस्कृतिक विरासत थी, जिसके खुशी है कि हमें गर्व है कि हम ऐसी सांस्कृतिक विरासत में जन्मे हुए लोग हैं। बात उसके बाद आती है कि जब हम गुलाम क्यों हुए, हम गुलामी की तरफ कैसे बढ़े। आप ये भी आपने पढ़ा होगा कि मोहम्मद बिन कासिम लगभग 715 ईस्वी में उन्होंने आक्रमण किया था सिंध के ऊपर। दाहिर सेन राजा थे, मेरे ख्याल है आप लोगों ने ज़रूर पढ़ा होगा, या आप बता रहे सिंधी स्कूल के भी बच्चे हैं तो खासतौर पर उन्होंने विशेष तौर पर दाहिर सेन के बारे में पढ़ा होगा। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के साथ अरबों के आक्रमण भारत पर शुरू हुए। उसके बाद कालांतर में आक्रमण बढ़ते गए। आप लोगों ने ये भी पढ़ा कि गजनवी आया 1192 में, मोहम्मद गोरी आया, तराइन का युद्ध हुआ, पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद फिर भारत में गुलाम वंश का शासन शुरू हुआ। ये तथ्य है कि वो विदेशी थे, आक्रांता थे, और एक तरह से भारत की गुलामी की बात को अगर हम करते हैं, अंग्रेजों के साथ गुलामी तो बाद में शुरू हुई, लेकिन उसके पहले की गुलामी भी उस समय तक शुरू हो चुकी थी। तो आप कल्पना कीजिए कि 15 अगस्त 1947 कितना महत्वपूर्ण है कि 15 अगस्त 1947 यानी हिंदुस्तान की, भारत की आज़ादी के लिए हमने सदियों तक करोड़ों करोड़ लोगों ने इंतजारी की कि हमें आज़ादी की सुबह देखने को मिले। ये उस समय की बात से हम कर सकते हैं कि 12वीं शताब्दी से लेकर के 19वीं शताब्दी तक सदियों तक लोगों ने प्रतीक्षा की कि हमें आज़ादी की सुबह देखने को मिले। हम सब आज़ाद होकर के खुद अपनी संविधान के अनुसार हम सबको अधिकार मिले और हम अधिकार पूर्ण नागरिक के तौर पर एक राष्ट्र के नागरिक माने जाए। गुलाम वंश चलता गया, मुगल्स आए, मुगल चलता गया, और फिर आप इतिहास आप सब लोगों ने पढ़ा होगा। उस इतिहास में आपने ये भी देखा कि औरंगजेब के बाद मुगल शासनकाल एक तरह से रसातल की तरफ जाने लगा। और ये वो दौर था जब उस समय तक मुगल्स तक तो भारत की समृद्धि की ख्याति पूरी दुनिया में थी, पूरे विश्व के लोगों तक ये पहुंचती जा रही थी कि बहुत वैभवशाली राष्ट्र है। राजा महाराजाओं का वैभव अपनी जगह था, नवाबों का वैभव अपनी जगह था, बादशाहों का वैभव अपनी जगह था, जागीरदारों भी वैभवशाली थे, आम जनता भी कमोबेश उनके पास भी संपन्नता थी। विपन्नता भी रही है, मतलब आर्थिक असमानताएं हर दौर में रही हैं, लेकिन इन सब के बावजूद एक मजबूत राष्ट्र के रूप में हम आगे बढ़ रहे थे। लेकिन औरंगजेब के पतन के बाद फिर मुगल्स का पतन होने लगा। छोटे छोटे जितने सामंत थे वो सब अपने अपने स्तर के ऊपर मजबूत बनने लगे। सबको अपनी अपने, बंगाल अलग हो गया, अवध अलग हो गया, दक्षिण का भाग अलग हो गया, मराठा अलग तरीके से चले गए। तो वो शासन छिन्न भिन्न हो गया। देश एक राष्ट्र के रूप में जो कुछ था वो जो अशोक के समय था और उसके बाद अकबर के समय तक विशाल सीमाएं हमारी थी, वो धीरे धीरे सिमटती गई। अब बात उसके नेक्स्ट एक माइलस्टोन ये आता है कि यूरोप में नव जागरण हुआ, यूरोप में औद्योगिकरण हुआ। यूरोप में औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप उनके पास औद्योगिक क्रांति के साथ वो विकास तेजी से बढ़ने लगा, विज्ञान की तरफ वो लोग आगे बढ़ने लगे।
और उनको इस बात की आकांक्षा हुई कि वो भारत की खोज करें, जो बहुत संपन्न राष्ट्र है, जो सोने की चिड़िया है, भारत की तरफ बढ़े। भारत के रत्न उद्योग का जो हमारे प्रीशियस स्टोन्स थे, वो माइंस, मिनरल्स, और साथ में यहाँ का रेशम, वो भी पूरी दुनिया में विख्यात था। सिल्क रूट जैसलमेर होते हुए जाता था, पूरी दुनिया तक पहुँचता था अरब होते हुए। तो उन लोगों ने भारत की खोज करने का इरादे के साथ में कई सारे जहाज लेकर के आगे बढ़े कि एक अच्छा शॉर्टकट निकाला जाए और वहाँ से भारत से व्यापार किया जाए। यहाँ के मसाले विशेष तौर पर लोकप्रिय थे। इनमें आपने ये भी पढ़ा होगा, कोलंबस का नाम सुना आपने? कोलंबस ने क्या खोजा था? क्या खोजा था कोलंबस ने? कोलंबस खोजने निकला था भारत, लेकिन पहुंच गया अमेरिका और उसने अमेरिका की खोज की। ठीक है ना, नाम सुना है आप लोगों ने? अमेरिका ने तो पढ़ा होगा आपकी हिस्ट्री की किताबों में। ये बात है 1492 की, 1492 में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। कोलंबस स्पेनिश था, स्पेन का रहने वाला था, यूरोप के राष्ट्र का ही। उधर डच भी दौड़ रहे थे। डच मतलब हॉलैंड, और जैसे हम हॉलैंड के लोग हैं वो भी प्रयास कर रहे थे, पुर्तगाली भी प्रयास कर रहे थे, ब्रिटिशर्स भी कर रहे थे, और फ्रांस के लोग भी प्रयास कर रहे थे भारत आने का। तो सबसे पहले कोलंबस जो स्पेन का था वो अमेरिका पहुंचा, और 1498 1496 में वास्को डिगामा वो भारत पहुंच गया। उसने भारत की खोज की यूरोप की दृष्टि से। भारत की दृष्टि से तो भारत खुजा हुआ ही था, भारत तो एक था अपने आप में, लेकिन यूरोप की दृष्टि से भारत की खोज वास्को डिगामा ने, जो एक पुर्तगाली नाविक था, वो 1498 में आया, और वो आया भारत में कालीकट में। कालीकट जो केरला में है, वहाँ पहुँचा। अब आप अंदाज़ा लगाओ कि यूरोप से आते हुए कई समुद्री लहरों का, समुद्री तूफानों का, समुद्री डाकुओं का मुकाबला करते हुए वो व्यक्ति करेजियस था, उत्साही था, स्फूर्तिवान था। और एक बात याद रखो कि किसी भी राष्ट्र में किसी भी तरह की क्रांति हुई हो, किसी भी तरह का संघर्ष हुआ हो, किसी भी तरह का आंदोलन हुआ हो, या किसी भी तरह की नए विचारों ने जन्म लिया हो, वो सब युवा ही कर सकते हैं। युवा ही विध्वंस कर सकते हैं। जहाँ नाश होता है वह युवाओं विध्वंस के कारक भी वो बन सकते हैं, और युवा सृजन के कारक भी बन सकते हैं। दोनों दृष्टि से युवाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। वास्को डिगामा पहुंचा। वास्को डिगामा के बाद कुछ समय बाद में डच आए, हॉलैंड के लोग आए, उसके बाद ये स्पेनिश भी आ गए, स्पेनिश के साथ साथ और दूसरे लोग, ये फ्रेंच भी आ गए, और ब्रिटिशर्स भी आए। लेकिन भारत में गुलामी का जो दूसरा दौर है, उसकी शुरुआत एक तरह से, उसका जो कारण था, मूल कारण, वो सन 1600 में, बहुत सारे लोगों को पता होगा, ये सन 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई इसलिए गई कि वो भारत आकर के यहाँ से व्यापार करे, व्यापार में मुनाफा कमाए, भारत की चीज़ें इंग्लैंड तक पहुँचाए। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से व्यापार करने की अनुमति दी, और उनसे कहा कि वो भारत जा कर के अपने व्यापार की प्रक्रिया को प्रारंभ करें। पहले कुछ लोग आए, इनके मुगलों के दरबार में पहुँचे, व्यापार की अनुमति चाहिए, लेकिन मुगलों के दरबार में उनको अनुमति आसानी से नहीं मिली। तथ्य ये भी है कि सन 1616 में ब्रिटिशर्स सर थॉमस रो, ये भी इतिहास की किताबों में आप लोगों ने 6th 7th 8th में हिस्ट्री में, मुझे याद है कि मैंने पढ़ा था, तो मुझे लगता है आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। सर थॉमस रो ये ब्रिटिशर्स था जो भारत आया, जहांगीर के दरबार में हाजिर हुआ, और जहांगीर ने के साथ में उसने अपने प्रस्ताव दिए कि हम भारत के साथ व्यापार करना चाहते हैं, हमें व्यापार करने की अनुमति दी जाए, और व्यापार में जो करारों पर टैक्सेशन होता है, वो टैक्सेशन जैसा भारतीयों से लेते हैं वैसा ही टैक्सेशन हम भी देने को लिए तैयार हैं। काफ़ी प्रयासों के बाद सर थॉमस रो को सफलता मिली, और अजमेर में, आप लोग गए हुए हैं अजमेर, बहुत सारे लोग गए होंगे अजमेर। अजमेर में एक जगह कहलाती है जिसको अकबर का किला भी कहलाया जाता है, और उसको पृथ्वीराज चौहान का किला भी कहते हैं। आप पृथ्वीराज चौहान का किला कहते हैं, देखा आप लोगों ने किसी ने? अजमेर शहर के बिल्कुल बीचों बीच में है। कहते हैं उसी के झरोखे में बैठ करके जहांगीर ने सर थॉमस रो को यह अनुमति का पत्र सौंपा था कि भाई आज से तुम्हें भारत में व्यापार करने की अनुमति प्रदान की जाती है। तो वो व्यापार करने की अनुमति जो उस समय जहांगीर के टाइम पर मिली थी, वही कालांतर में अंग्रेजों से गुलामी का सबसे बड़ा कारण बना, वो शुरुआत थी। उसके बाद सिलसिला शुरू होता गया।
व्यापार होता गया, लेकिन व्यापार मुगल्स ने ब्रिटिशर्स को अनुमति दी, दक्षिण के लोगों ने, किसी ने फ्रेंच को दी, किसी ने पुर्तगालियों को दी, किसी ने डच को दी। मैं उसके लंबे इतिहास पर नहीं जा रहा, लेकिन संक्षेप में यह है कि अल्टीमेटली अंग्रेजों ने सबको निपटा दिया। पुर्तगाली तो इतने निपटे कि पुर्तगाल की एक राजकुमारी का विवाह इंग्लैंड के राजा से हुआ। ये एक रोचक तथ्य है कि पुर्तगाल की एक प्रिंसेस की मैरिज ब्रिटिश राजा से हुई और दहेज में उन्होंने, पुर्तगालियों ने बंबई इंग्लैंड को सौंप दिया। क्या बात, ये भी घटना पढ़ी होगी, रोचक घटना है। क्या किसी शहर को भी दहेज में दिया जाता है? अपने बंबई को दहेज में दिया था पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों का पूरा शासन था उसके ऊपर, बंबई के ऊपर उनका अधिकार कर चुके थे वो। तो उन्होंने जब ब्रिटेन के महाराजा के साथ में पुर्तगालियों की राजकुमारी की शादी हुई तो दहेज में उन्होंने बंबई को उन्होंने सौंप दिया उसको। ये रोचक बात है। लेकिन कालांतर में सबको निपटाने के बाद अब ब्रिटिशर्स अकेले रह गए। ब्रिटिशर्स ने अब माइलस्टोन जो सबसे महत्वपूर्ण था कि ब्रिटिशर्स का ज़्यादा जो उस समय जमावड़ा था वो एक तरह से बंगाल में था, कलकत्ता में था। उन्होंने बंगाल के नवाब को अपने तरीके से जितना चाहे उतना टिल्ट करते गए, अपनी फौजें की ताकत बढ़ाते गए। अल्टीमेटली बंगाल का नवाब उनसे परेशान हुआ। प्लासी का युद्ध आप लोगों ने नाम सुना होगा जरूर। 1857 में तो पहली क्रांति हुई, उसके 100 साल पहले 1757 में प्लासी में युद्ध हुआ। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिशर्स के बीच में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, टू बी वेरी वेरी पर्टिकुलर। उस समय तक ब्रिटिशर्स का राज नहीं था, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग ही थे जो भाड़े पर सैनिक रखते थे। उस युद्ध का परिणाम यह हुआ कि प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला हार गया और नवाब के साथ जिन्होंने गद्दारी की, मीर जाफर ने, वो अंग्रेजों के साथ मिल गया और अंग्रेजों ने नवाब सिराजुद्दौला को कत्ल करने के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। अब वो एक पपेट बन गया उनकी। अंग्रेजों ने पपेट बना करके फिर भारत का आर्थिक शोषण शुरू किया, जैसा चाहा वैसा व्यापार शुरू किया, भारतीयों पर टैक्स बढ़ा दिए, ब्रिटिशर्स को टैक्स कम कर दिए और व्यापार में पूरी तरह से बिजनेस पूरी तरह से ब्रिटिशर्स के कब्जे में जाता गया। मीर जाफर बहुत ज़्यादा झेल नहीं पाया। अल्टीमेटली उन्होंने, अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटा करके मीर कासिम को बनाया। एक युद्ध और आपको याद होगा 1764 का, वो था बक्सर का युद्ध, जो हिस्ट्री के और भी जो आपके टीचर्स बैठे हुए हैं उनको भी याद होगा। बक्सर का युद्ध 1764। मीर कासिम परेशान हो चुका था। उसने, मीर कासिम को लगा कि ये तो शोषण की पराकाष्ठा की तरफ जा रहा हूँ मैं, बिल्कुल कठपुतली हूँ, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तो उसने अवध के सिराजुद्दौला को अपने साथ लिया और साथ में दिल्ली के शाह आलम को भी अपने साथ जोड़ा। तो अवध, अब बंगाल, अवध और दिल्ली तीनों ने संयुक्त रूप से अंग्रेजों से लड़ने का निर्णय लिया और अंग्रेजों के खिलाफ आक्रमण किया। बक्सर का युद्ध हुआ और बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की कूटनीति जीती, उनकी रणनीति जीती और बंगाल का नवाब अवध और दिल्ली के समर्थन के बावजूद हार गया। और 1757 जो प्लासी का युद्ध था वो एक तरह से हमारी गुलामी पर मोहर लग चुकी थी। 1764 में हम उसको रिवर्ट कर सकते थे, लेकिन वहाँ भी हमारे कई ऐसे लोग थे जो कहते हैं ना, जयचंद और मीर जाफर भारतीय इतिहास में बहुत सारे हुए, तो लगभग वैसे ही लोग थे। उनके कारण भारत को फिर एक तरह से हारना पड़ा और उस हार के साथ में जैसे ही वो भारत हारा तो ये लोग हारे, बंगाल, अवध और दिल्ली। उसके बाद अंग्रेजी शासन एक तरह से बहुत मजबूत बन चुका था। अब उनके सामने छोटी ताकतें रह गई थी जिनको उनको निपटाना था। मैं राजस्थान की बात इसलिए करूँगा कि हम राजस्थान में रहते हैं। राजस्थान के राजा महाराजाओं ने तो अंग्रेजों को अपना शासन एक तरह से तश्तरी में परोस करके दिया। ये माना जाता है कि उन्होंने पहले जब वो मुगलों के साथ लड़ते थे तो सब मुगलों की सेनाओं में एक साथ लड़ते थे, लेकिन मुगल्स के पतन के बाद फिर सब अलग अलग छिन्न भिन्न हो गए और छिन्न भिन्नता का परिणाम हुआ कि आपस में लड़ने लगे। और जब आपस में लड़ने लगे, भाई भाई लड़ने लगे, तो परिणाम हुआ कि एक तरफ से पिंडारी आ गए, कहीं से मराठे आ गए। किसी एक भाई का समर्थन मराठी कर रहा है, मराठा कर रहा है, दूसरे भाई का समर्थन दूसरे सरदार कर रहे हैं। उनके बीच युद्ध हुआ, शासन बदलते गए, परिवर्तित हो गए। जयपुर का इतिहास, जोधपुर का, उदयपुर का, भरतपुर का, अलवर का, ऐसे बहुत सारे ऐतिहासिक तथ्य हैं जब
भाई भाई की लड़ाई के बीच में मराठे आ गए, कहीं पिंडारी आ गए, एक दूसरे का समर्थन दिया और सत्ताएं परिवर्तित होती गई, युद्ध होते गए और अल्टीमेटली पिंडारियों और मराठों ने उन्होंने यहाँ से एक तरह से वसूली शुरू कर दी कि अगर जयपुर की रियासत की रक्षा करनी है तो मराठों को इतनी चौथ देनी पड़ेगी। कहीं पर पिंडारियों ने ठेका लिया, कहीं मराठों ने लिया, ज़्यादातर जगह मराठों ने लिया। अब अंग्रेजों को मराठों से एक तरह से मराठों के आतंक से भी यहाँ के राजा महाराजा और जागीरदार परेशान होने लगे। अल्टीमेटली वो उनको लगा कि अंग्रेज हमारे लिए ज़्यादा अच्छा ऑप्शन हो सकता है, तो जैसे ही अंग्रेज आए उन्होंने अंग्रेजों के सामने संधियाँ करना शुरू किया। सबसे पहले भरतपुर ने संधि की कि अगर हमारे ऊपर कोई आक्रमण करेगा तो अंग्रेज हमारी रक्षा के लिए आगे आएंगे, वो रक्षा के लिए संधियाँ थी। फिर उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में भी साथ जोड़ लिया, अलवर ने संधि की, जयपुर ने भी की और सारे लगभग सारे राजस्थान के राजपूत राजाएं जितनी रियासतें थी राजपूताना की वो सभी अंग्रेजों के साथ में जुड़ गई। और इम्पैक्ट ये हुआ कि मराठा शक्ति और कम होती गई और बाद में कालांतर में यहाँ के इम्पैक्ट से अंग्रेजों ने मराठाओं को भी निपटाया, पेशवाओं को निपटाया। फिर उसके बाद नीचे पहुँच गए तो हैदर अली, टीपू सुल्तान, उनको निपटाते गए। सिखों को सिंध में, अवध में, सब जगह धीरे धीरे पूरे देश भर में अंग्रेजों का शासन हो गया। 1857 भारत की स्वतंत्रता का पहला क्रांति का दौर था। मुझे टाइम के बारे में बता देना, नहीं तो मैं बहुत ज़्यादा लंबा होता जा रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि यशवंत जी को लगेगा कि कहीं 5-7 मिनट है तो मैं संक्षेप करूंगा। 1857 पहली क्रांति हुई हमारी आज़ादी की। मंगल पांडे, कहाँ का था मंगल पांडे? मंगल पांडे ने पहली क्रांति के एक तरह से वो हमारे नेतृत्वकर्ता के रूप में मान लो, प्रारंभिक आहुति उनकी मान लो मंगल पांडे ने दी। और क्रांति का कारण क्या था? पहली क्रांति के बहुत सारे कारण रहे होंगे। तुम्हें पता है मंगल पांडे का नाम? तुम दोनों बहुत बातें कर रही हो, नाम सुना मंगल पांडे का? कौन थे मंगल पांडे? इनसे पूछो, ये बता देगी तो, जो पहले पूछ रही थी। कहाँ के थे मंगल पांडे? क्या किया उन्होंने? नहीं पता ना, इसलिए सुनो एक बार, बात करने के बजाय सुनोगी तो तुम्हें जीवन भर याद रहेगा। ओके। मंगल पांडे मेरठ में बंगाल इन्फेंट्री के एक जवान थे। 22 साल की एज में फौज में भर्ती हुए। फौज में भर्ती होने के तुरंत बाद एक अच्छे सैनिक के तौर पर पहचान मिली उनको। और पहचान बनने के बाद 1857 में एक अंग्रेजों ने, अब बहुत सारी चीज़ें और दूसरी हो चुकी थी, उसके राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, लेकिन मैं केवल क्रांति के ऊपर, सैनिक क्रांति पर आऊँगा कि अंग्रेजों ने बंदूक में बारूद भरने के बाद उसको पैक करने के लिए एक चर्बी मिला हुआ एक उसके ऊपर लेप लगा दिया और ये कहा कि जब आप बंदूक तानेंगे, बंदूक चलाएंगे तो अपने मुंह से उसको खोलना पड़ेगा। और एक उसमें चर्बी में ये बताया गया कि इसमें गाय की और सूअर की चर्बी है। और आप सब जानते हैं कि हिंदू लोग गाय की पूजा करते हैं, मुसलमान लोग सूअर की चर्बी से नफरत करते हैं, उससे दूर रहते हैं। तो इम्पैक्ट ये हुआ कि हिंदू और मुसलमान दोनों सैनिकों में एक तरह से भारी आक्रोश हो गया। मंगल पांडे खड़े हुए, उन्होंने कहा कि मैं इसका विरोध करता हूं और मैं इसका यूज़ नहीं करूंगा, मैं इसको अपने मुंह से नहीं खोलूंगा। उनको अरेस्ट करने की कोशिश हुई, लेकिन उन्होंने जो अरेस्ट करने वाले थे लेफ्टिनेंट बाग, उन्हीं पर गोली चला के उन्हीं को निपटा दिया। ऐसे उन्होंने 2-3 सैनिकों का, अंग्रेज सैनिकों को वहीं मार डाला। मेरठ में, मेरठ की छावनी में अरेस्ट कर लिए गए और अरेस्ट करने के बाद 1858 में उनको फांसी की सजा दे दी गई, फांसी हो गई। वो व्यक्ति केवल 29 वर्ष का था उस समय। अब इसमें और लोगों को जोड़ते हैं। 1857 में तो सबसे महत्वपूर्ण थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाम सुना होगा आपने। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के पति की निधन हुआ। लॉर्ड डलहौजी की नीति थी कि अगर उनका उत्तराधिकारी 18 साल से छोटा है तो उसको अंग्रेजी शासन में मिला लिया जाएगा। झांसी को अंग्रेजी शासन में मिला लिया गया। झांसी की रानी ने विरोध किया, अपने बच्चे को अपनी घोड़े की पीठ के पीछे बांध करके वो युद्ध के मैदान में कूद पड़ी। झांसी की रानी केवल 29 वर्ष की आयु में अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हुई। झांसी की रानी के साथ में एक नाम और आता है, झलकारी बाई। वो केवल 26 साल की थी, झांसी की रानी की शक्ल की थी, लेकिन उन्होंने युद्ध के दौरान अपना पराक्रम दिखाया। उनकी शक्ल एक जैसी होने के कारण झांसी की रानी ने उनको, कई बार होता है ना कि राजा महाराजा को बचाने के लिए दूसरे लोग भी साथ में पैरेलल चलते हैं, तो एक बिल्कुल उसी तरह का उनको मुकुट पहनाते हुए, मुखौटा पहनाते हुए वो दौड़ती गई। तो अंग्रेजों को भ्रम हुआ कि झांसी की रानी ये है, ये है। तो मतलब एक तरह से युद्ध में
एक कूटनीति का एक तरीका था। लेकिन झलकारी बाई भी शहीद हुई। तो इस तरह से बहुत सारे लोगों ने शहादत दे दी, तात्या साहब, नाना टोपे। 1857 की क्रांति के बाद फिर मैं संक्षेप में आता हूं कि फिर नव जागरण का दौर भारत में भी शुरू हुआ। 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई स्वामी दयानंद की। स्वामी दयानंद ने धार्मिक सुधार के साथ साथ राजनीतिक और नैतिक सुधार भी किए, संस्कारों और संस्कृति को भी महत्व दिया। आपको ये बाद में हम कालांतर में पढ़ते हैं कि जितने भी उस दौर के स्वतंत्रता सेनानी थे वो सब आर्य समाज की संस्था से किसी न किसी रूप में जुड़े हुए थे, क्योंकि आर्य समाज ने उनको आध्यात्मिक प्रेरणा तो दी लेकिन राष्ट्र के प्रति चेतना भी जागृत की। और उसी उन्होंने वैदिक यंत्रालय की भी स्थापना की, जहाँ से प्रेस और पब्लिसिटी होना शुरू हुआ। समाचार पत्रों के बारे में मैं भी छेड़ूंगा नहीं, यशवंत जी विस्तार से बताएंगे। बहुत सारे समाचार पत्र निकले। समाचार पत्रों ने फिर एक तरह से लोगों में राष्ट्र प्रेम की, राष्ट्रीय चेतना की भावना को जागृत किया। लोग निरंतर आगे बढ़ते गए और बढ़ते बढ़ते उस स्थिति में पहुंच गए कि लोगों में एक चेतना राष्ट्र के प्रति बहुत मजबूती के साथ में विकसित हुई। और फिर एजिटेशन और आंदोलन शुरू हुए, बहुत सारे आंदोलन हुए। संथालों ने आंदोलन किया, भीलों ने आंदोलन किया, और सन्यासियों ने आंदोलन किया। एक गिरी आंदोलन का नाम था। सब ऐसे बहुत सारे आंदोलनों की चर्चा नहीं करते हुए मैं फिर संक्षेप में माइलस्टोन पर आता हूँ। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। उस बंगाल के विभाजन का जम करके विरोध हुआ। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, आप में से कितने लोग 18 साल से ज़्यादा एज के, 18 से बड़े। पहला जो हमारा शहीद था वो था खुदीराम बोस, जो सबसे कम एज के शहीद माने जाते हैं। कोई बताएगा क्या एज थी उनकी शहादत के समय? खुदीराम बोस नाम सुना होगा आपने। बंग भंग के आंदोलन में उनको गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कुछ लोगों, अंग्रेज लोगों का मर्डर किया, उनको अरेस्ट किया गया और अरेस्ट करने के बाद फांसी हुई। और खुदीराम बोस गीता हाथ में लेकर के फांसी के तख्ते पर झूल गए। और जब खुदीराम बोस को फांसी हुई उस समय उनकी एज केवल 18 साल 8 महीने की थी। एक 18 साल 8 महीने की युवक में तो वो व्यक्ति फांसी की सजा पा चुका था। आप अंदाजा लगाओ कि किस एज में उसने आंदोलन शुरू कर दिया होगा। वो 15-16 साल की एज में क्रांतिकारियों के साथ मिला। बंग भंग के विरोध में जब क्रांति होने लगी, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन होने लगा, वो उनके साथ जुड़ता गया और जुड़ते जुड़ते उसका इम्पैक्ट हुआ कि बहुत वो शहीद हो गया। ऐसे और बहुत सारे शहीदों के नाम आते हैं, लेकिन अब समय की कमी को देखते हुए मैं संक्षिप्त करना चाहूँगा। खासतौर पर आपने नाम सुना शहीद भगत सिंह का, आपने चंद्रशेखर आज़ाद का नाम सुना, सुखदेव का, राजगुरु का, ऐसे बहुत सारे शहीद हैं। और वो सारे शहीद आप देखेंगे कि अधिकांश शहीद ऐसे हैं जो 20 से 30 साल की आयु में शहीद हो गए। आज़ादी के आंदोलन में युवाओं का ही सबसे बड़ा योगदान था। युवाओं ने ही सबसे बड़ी ज़्यादा क्रांति की। जितने भी संघर्ष हुए, कांग्रेस में 1907 में 2 दल बन गए थे, गरम दल और नरम दल। नरम दल में गोखले और गांधी वगैरह जुड़े और गरम दल में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल, ये भी आपने पढ़ा होगा। तो ये गरम दल के सारे अनुयायी बाद में सब क्रांति के साथ जुड़ते गए। और क्रांति में उन्होंने, किसी ने, आपको जालियांवाला बाग कांड भी याद होगा। 1919 में रोलट एक्ट का विरोध करते हुए जालियांवाला बाग में बहुत सारे लोग एकत्रित हुए। रोलट एक्ट के विरोध में शांतिपूर्वक सभा चल रही थी और उस सभा पर अंग्रेजों ने गोलियां बरसाई। 400 से ज़्यादा लोग शहीद हो गए। उस जालियांवाला बाग के विरोध में उस समय सैंडर्स उसका जिम्मेदार माना गया। भगत सिंह ने सैंडर्स पर अटैक किया, सैंडर्स के ऊपर गोलियां चलाई। इन शहीदों की टीमें एक साथ जुड़ी। 1920 में हमारे यहाँ असहयोग का आंदोलन शुरू हुआ। 1922 में कांकोरी में कांकोरी की रेल को लूट लिया गया, कांकोरी रेलवे स्टेशन पर। उसमें पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला, सब तरह के लोगों ने योगदान दिया। ये सारे युवा थे जिनकी उम्र 20 से 30 वर्ष के बीच में थी। इन युवा क्रांतिकारियों ने आज़ादी के आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मैं केवल ये कहना चाहूँगा कि आज़ादी के आंदोलन में ये ठीक है कि महात्मा गांधी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जो नरम दल के लोग थे, चाहे गोपाल कृष्ण गोखले हो, नेहरू या गांधी हो, इनका योगदान अपनी जगह है। लेकिन अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर करने में इन युवा क्रांतिकारियों का भी उतना ही महत्वपूर्ण योगदान है। इन युवा क्रांतिकारियों के द्वारा ही आज हम एक राष्ट्र के रूप में भारत का निर्माण हुआ और एक गौरवशाली राष्ट्र के रूप में, गौरवशाली नागरिक के रूप में हम यहाँ पर विद्यमान हैं। कहने को ये विषय ऐसा है कि इसके ऊपर पूरे दिन बात की जा सकती है, लेकिन मुझे समय की मर्यादा का पता है।
मैं अपनी बात को यहीं पर विराम दूंगा। हमें खुशी है कि यशवंत जी जैसे मूर्धन्य पत्रकार हमारे बीच हैं, तो उनको भी